कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल जितने बच्चे थे सुने होंगे, जो नहीं सुने थे वो आज सुन लें ध्यान से। कुल 80 नंबर का आपका प्रश्न होगा, जिसमें खंड अ और ब दो प्रश्न पत्र होंगे, दो खंड होंगे। अ में आपके 40 अंक के गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश रहेगा 5 नंबर का। फिर इसी पैटर्न पे फिर अभी आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन सेट हो रहा है, ध्यान रखिए। तो पहला जो प्रश्न है 1 नंबर का, वो गद्यांश रहेगा 5 नंबर का, उसके साथ अथवा रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा। आपको उसमें से कोई एक करना है और प्रश्न का उत्तर आपको लिखना नहीं है, बल्कि वो वस्तुपरक प्रश्न होगा। वस्तुपरक का मतलब होता है 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें से सही ऑप्शन चुनकर आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ और ना? हाँ, हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ। उसके बाद अथवा रहेगा, अथवा के बाद फिर एक गद्यांश रहेगा। उस गद्यांश का भी दिया रहेगा प्रश्न, ऑप्शनल एमसीक्यू रहेगा, आपको उसमें से चुनकर लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर 5 नंबर का होगा, ये फिर दूसरा गद्यांश रहेगा। इस गद्यांश को भी आपको, यानी कुल आपको 4 गद्यांश दिए रहेंगे, 4 में से आपको सिर्फ 2 करना है और पद्यांश हटा दिया गया है, अपठित पद्यांश हटा दिया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? अपठित सिर्फ गद्यांश रहेगा 10 नंबर का, अपठित पद्यांश हटा दिया गया है। और जो गद्यांश रहेगा, तो पहला गद्यांश जो है वो आपका 5 नंबर का रहेगा, उसमें 2 प्रश्न रहेगा, कोई एक करना है गद्यांश। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो भी 5 नंबर का रहेगा, वो भी गद्यांश रहेगा, उसमें से भी अथवा रहेगा। आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और जिसका लगेगा कि हाँ इसका आंसर ज्यादा अच्छा है, आसान है, उसको आप टच करेंगे। नेक्स्ट, व्यवहारिक व्याकरण, जो कि रहेगा 16 अंक का। फिर से मैं कह रही हूं, ध्यान से सुने। व्यवहारिक व्याकरण जिसका कुल मार्क्स है 16, 16 इसमें तीसरा प्रश्न आपका रहेगा 4 × 1 = 4, यानी 4 नंबर का रहेगा। ये 4 नंबर का आपका रहेगा क्या चीज? पदबंध रहेगा, 4 पदबंध रहेगा 4 नंबर का। चौथा प्रश्न रहेगा वाक्य परिवर्तन, ये भी 4 प्रश्न रहेगा, 4 × 1 = 4। पांचवा प्रश्न आपका रहेगा समास, ये भी 4 × 1 4 नंबर का रहेगा। और छठा प्रश्न रहेगा मुहावरे, वो भी आपका रहेगा 4 नंबर का। तो यानी 4 चौका 16, 4 × 4, यानी कुल आपका 3, 4, 5, 6, ये आपके 4 नंबर के रहेंगे चारों प्रश्न। तो 4 × 4 = कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद बारी 4 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन। 3 नंबर भी क्वेश्चन जो है, प्रश्न संख्या 3 वो भी 4 का रहेगा, प्रश्न संख्या 4 वो भी 4 का रहेगा, प्रश्न संख्या 5 वो भी 4 नंबर का रहेगा, प्रश्न संख्या 6 ये भी 4 नंबर का रहेगा। अब बारी आती है पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक जो रहेगा वो 14 मार्क्स का रहेगा, 1 4 14। इसमें आपको पद्यांश रहेगा और ये आपका पठित पद्यांश रहेगा, यानी आपके पाठ के अंदर से पद्यांश रहेगा। बात समझ में आ रही है? इस पद्यांश में से आपको पद्य को पढ़ना है, पढ़कर उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आ रही बात समझ में? और प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना नहीं है, ये भी आपका ऑप्शनल रहेगा, विकल्प रहेगा। इस विकल्प में से आपको जो सही विकल्प है उसको चुनकर लिखना है, और ये भी आपका रहेगा 4 नंबर का, यानी पठित पद्यांश जो है वो 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गद्यांश रहेगा, चैप्टर से गद्यांश रहेगा, पठित गद्यांश रहेगा, किसी भी पाठ का गद्यांश उठाकर रहेगा, और ये रहेगा आपका 5 नंबर का। इसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा, उस विकल्प को चुनकर आपको लिखना होगा सही विकल्प। फिर उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, ये फिर आपका गद्यांश ही रहेगा 5 मार्क्स का, और इसमें से भी विकल्प चुनकर आपको लिखना है। यानी
जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में एक रहेगा पद्यांश, पठित पद्यांश, और 2 रहेगा पठित गद्यांश। क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ। अब बारी आती है खंड ब। खंड ब जो है ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा 40 नंबर का। 40 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। अब देखिए वो किस तरह से रहेगा। 40 में बारी आती है पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। पूरक पाठ्य पुस्तक जिसको संचयन नाम है, यानी जो कहानी की किताब है उसको यहाँ पर नाम दिया गया है पूरक पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, गद्य और पद्य। ध्यान रखेंगे। ये आपका कुल रहेगा 40 अंक का। खंड ब जो है पहला आपका है 40 अंक का। इसमें 14 नंबर का आपका रहेगा पाठ्य पुस्तक से और पूरक पाठ्य पुस्तक से। तो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और शब्द संख्या है उत्तर देने का 25 से 30, और 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको लिखना है, यानी ऑप्शन आपको चॉइस के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न मिलेगा, और ये आपको 2 इंटू 2 4 नंबर का ये रहेगा। प्रश्न संख्या 11 जो कि आपका रहेगा कविता से। तो मनुष्यता, कविता और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, लगभग 60 से 70 शब्दों में सिद्ध कीजिए। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर बारी आती है 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके पूरक पाठ्य पुस्तक से रहेंगे, यानी इसमें से संचयन से। तो संचयन में आपके सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला और हरिहर काका, तीनों में से एक एक प्रश्न रहेगा। आपको कोई 2 प्रश्न करने होंगे, और वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के, यानी 2 इंटू 3, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। 6 नंबर वहां हो गया। तो ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न यानी 40 अंक में आपका ये हो गया। 4 अंक पाठ्य 14 अंक का कुल ये होगा। 4 4 8 8 6 9 10 11 12 13 14 अंक का हो गया। इसी में आपका एक सेक्शन आता है राइटिंग सेक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लेखन। ये आपका रहेगा 26 नंबर का। यानी जो खंड ब है, जिसको हम अभी मैंने पढ़ा वर्णनात्मक प्रश्न, ये कुल रहेगा 40 अंक का। 40 में 14 नंबर रहेगा आपके प्रश्नोत्तर का, गद्य से, पद्य से और संचयन से, और लेखन यानी 26 अंक हो जाएगा आपके राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन जो है वो 13 नंबर प्रश्न से शुरुआत होती है इसकी। तो 13 नंबर प्रश्न में सबसे पहले है अनुच्छेद लेखन। मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी आज मैंने चेक किया कॉपी किस बच्चे की, हाँ क्लास 10J की अभी मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। आज शाम तक आप लोगों का मैं मार्क्स भेज दूंगी। वैसे सभी बच्चे अपना अपना मार्क्स देख भी सकते हैं, कॉपी में भेज रही हूँ किसकी क्या गलती है। कुछ बच्चे MCQ गलत किए हैं, कुछ बच्चे MCQ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 या 21 भी छोड़ दिए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अनुच्छेद लेखन में शायद वैभव की मैं कॉपी चेक कर रही थी 10J का, वो फिर वही पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे मैंने पॉइंट दिया है अनुच्छेद लेखन में, जो भी संकेत बिंदु को अलग अलग करके नहीं लिखना है। वो क्या किया है कि संकेत बिंदु, पहला संकेत बिंदु जहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा संकेत बिंदु उसके दूसरे पंक्ति से शुरू कर रहा है, फिर दूसरा संकेत बिंदु जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद तीसरा संकेत बिंदु उसके नीचे पंक्ति से शुरू कर रहा है। ऐसे नहीं लिखना है। मैंने मार्क्स काट दिया है, लेकिन अभी आप लोग अभी प्री बोर्ड में जब कॉपी में लिखेंगे तो मैं और नंबर काट दूंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि अनुच्छेद लेखन में पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। अनुच्छेद लेखन बिल्कुल पैराग्राफ नहीं चेंज होता है, और 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है। 8 से 10 पंक्ति काफी है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जो कि 6 नंबर का रहेगा। लेकिन अभी मैंने एग्जाम में आप लोगों को 6 नंबर का नहीं दिया था, 5 नंबर का नहीं दिया था। लेकिन ध्यान रहे 80 अंक का जब होगा ये आपका पेपर, अभी प्री बोर्ड जो है ऑफलाइन, तो उसमें ये आपका संकेत बिंदु, ये आपका अनुच्छेद लेखन जो है 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, लेखन अंश का मैं बता रही हूँ। लेखन खंड का 13 नंबर हो गया अनुच्छेद लेखन, 14 नंबर हो गया पत्र। तो पत्र भी आपका ऑप्शनल रहेगा। 2 पत्र आपको दिया रहेगा, 2 में से कोई एक पत्र आपको लिखना है।
कल एक अभिनव क्लास 10 जे का अभिनव ने मुझसे लिखा है कि मैडम आपने जब पत्र पढ़ाया था उस समय आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं सुनाई पड़ रही थी, तो आप फॉर्मेट लिख कर भेज दें। तो फॉर्मेट में क्या लिखूं? आप सबके पास दर्शिका है ना? क्लास 9th में खरीदे थे ना आप लोग? सबके पास दर्शिका है? हाँ अभिनव, तुम्हारे पास दर्शिका है ना? तो हाँ, तो दर्शिका खोलो, उसमें दिया हुआ है नगर निगम से संबंधित दिया हुआ है, बैंक प्रबंधक के पास, यानी जो आपके जो पत्र हैं क्लास 10th में जो पत्र आएंगे वो सब उसमें दिया हुआ है। उसमें फॉर्मेट देखो कैसे लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? इस बार आप लोगों को सामाजिक पत्र तो आएगा नहीं, उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है पत्र में? सबसे पहले, ये सब आप लोगों को तो पता ही होगा, कोई नई चीज तो नहीं है। पत्र में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है? सपोज कीजिए कि शिकायती पत्र, शिकायती पत्र यानी आपको लिखना है, बता रही हूं, कि बिजली पटना में बिजली संकट से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। तो सबसे पहले आपका जो पत्र होगा, सबसे ऊपर में सब चीज एंट्री, सारी एंट्री होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट में सबसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि परीक्षा भवन लिखें। परीक्षा भवन, अब आप मान लीजिए आप पत्र घर से लिख रहे हैं, ठीक है? तो घर से जब लिखेंगे किसी को पत्र, तो क्या आप परीक्षा भवन ही लिखेंगे? मान लीजिए आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, आपके घर में हमेशा बिजली की संकट पैदा हो जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों से बिजली संकट जब हो जा रही है तो आप जो पत्र लिख रहे हैं, तो क्या आप परीक्षा भवन लिखेंगे? बताइए, सोचने वाली बात है। आप उस समय क्या लिखेंगे? बताओ। आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? तो उस समय क्या लिखेंगे आप? अरे दिमाग लगा के बताओ ना, कुछ क्या लिखोगे उस समय? अपना एड्रेस क्या लिखोगे? परीक्षा भवन लिखोगे कि घर का एड्रेस लिखोगे? नहीं, घर से लिखोगे तो परीक्षा भवन क्यों लिखोगे? जब आप मान लीजिए, तो परीक्षा भवन स्कूल में आपको लिखना है, इसलिए लिखने के लिए कहा जाता है कि नाम एड्रेस आपको डिस्क्लोज नहीं करना होता है। लेकिन जब आप स्कूल के विद्यार्थी नहीं रहेंगे, आप कहीं के विद्यार्थी नहीं रहेंगे, आप जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा बन चुके हैं, और आप जिस मकान में, जिस घर में रह रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, पटना, कहीं भी रह रहे हैं, उस समय मान लीजिए आपको समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन लिखेंगे उस समय? मेरा प्रश्न ये है, क्या लिखेंगे उस समय? अपने घर का पता लिखेंगे ना? ये परीक्षा भवन इसलिए लिखाया जाता है कि आप जो स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका एड्रेस जो है वो डिस्क्लोज ना हो, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर परीक्षा भवन सिखाया जाता है। लेकिन जब आप कोई विद्यार्थी नहीं रहेंगे, उस समय जब आप अपना पता लिखेंगे, तो सबसे पहले पूरा पता लिखेंगे। अब जैसे आप पटना में रह रहे हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप अपना ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है फ्लैट संख्या या मकान संख्या, उसके बाद रोड संख्या, रोड नंबर या रोड का नाम, और फिर पटना जो है, जितना 8,13,15 जो भी है, ओके? यानी ऊपर आपका अपना पूरा पता होता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद दिनांक होता है। नहीं, बोर्ड में तुम लोग, अभी वही तो मैं बता रही हूँ, बोर्ड में परीक्षा भवन लिखेंगे, अभी जो प्री बोर्ड होगा उसमें भी परीक्षा भवन लिखेंगे। यानी जब तक आप विद्यार्थी काल में हैं तब तक आप परीक्षा भवन लिखेंगे, लेकिन जीवन में विद्यार्थी नहीं ना रहोगे। जब आप किसी समस्या से ग्रसित होकर जब आप पत्र लिखेंगे, उस समय आपका पता जो है वो आपके घर का पता होना चाहिए, ठीक है? वैसे अभी तुम अगर कोई बच्चा अपने घर का पता लिख भी देता है तो मार्क्स उस पर नहीं कटता है, लेकिन परीक्षा भवन हम लोग इसलिए सिखाते हैं कि आपका एड्रेस जो है वो पत्र के माध्यम से डिस्क्लोज ना हो। लेकिन जब आप अपनी समस्या से सच में ग्रसित होंगे, और जिस समय आपको वास्तव में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय आप परीक्षा भवन नहीं लिखेंगे, उस समय आपका घर का ही पता लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डेट, दिनांक,
तो दिनांक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा दिनांक लिखना चाहिए। जैसे आज कितना तारीख है, 15 दिसंबर कॉमा अल्पविराम 2020। ऐसे ही ना मैंने बताया लिखने के लिए पूरा दिनांक। हाँ, उसके बाद संपादक महोदय, ठीक है। सेवा में अब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग बच्चों को सिखाते हैं सेवा में संपादक महोदय। समाचार पत्र, जिस समाचार पत्र को लिख रहे हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, उसका नाम, पटना में जहाँ पे है पटना का एड्रेस, उसके बाद पटना का पूरा पिन कोड के साथ ये पूरा एड्रेस लिख देंगे। जहाँ यानी जिस समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं उनका पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विषय, बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में, यानी आपका जो प्रश्न दिया रहेगा वही आपका विषय हो जाएगा। यानी आप समाचार पत्र के जो संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो आखिर किस कारण पत्र लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है, किस कठिनाई से संबंधित है, तो बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में, पूर्ण विराम, उसके बाद महोदय। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से पटना में बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों के अधिकारियों तक बिजली संकट की बातें पहुंचाना चाहता हूं। कृपया अपने पत्र में इसे उचित स्थान देकर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित करें यानी हम पर कृपा करें। अनहर्षुकनु अनुग्रह, गर से ग्रह, ह दीर्घिकार ही, त अनुग्रहित करें। ये पहला स्टेंजा आपका खत्म। दूसरा स्टेंजा, तो दूसरा स्टेंजा आपका ठीक उसी पहले वाले सेंटेंस के नीचे से ही शुरू होगा, इसके लिए बीच में से नहीं शुरू करना है। दिल्ली की जनता को आए दिन बिजली संकट, या पटना की जनता को, दिल्ली या पटना कोई भी जनता को आए दिन बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। बिजली कंपनियों के अधिकारी जनता की इस भारी कठिनाई की ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ पटना में गर्मी भी अधिक पड़ती है। क्षण भर के लिए बिजली चली जाए तो पंखों, कूलरों और रेफ्रिजरेटरों के इस युग में जनजीवन को पर्याप्त कठिनाई होती है। गर्मी में बिजली के बिना जनजीवन ठप सा हो जाता है। शाम को जब यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे पटना सिटी, राजेंद्र नगर, गांधी मैदान, बोरिंग रोड जैसे ये भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लाखों का लेन देन हो रहा है, एकाएक रोशनी गायब हो जाती है और घंटों अंधकार छाया रहता है। अचानक बिजली चोरी जाने से चोरी, डाके और सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। अभी मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक घंटों अंधेरा छाया रहा, लाइन चली गई। ऐसी स्थिति में आपके पास मान लीजिए सामान है, बैग है, कौन व्यक्ति, कौन चोर इधर से किधर से आया और किधर से झपट्टा मारते हुए किधर गायब हो गया, ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप ढूंढते रह जाइएगा। उसके बाद अचानक गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ी सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहा तो गाड़ियां जो है अपनी लाइट से कितना दूर दूर तक दिखेंगी, बस अचानक दुर्घटना भी हो जाती है। गर्मी के दिनों में दोपहर का समय बिजली के बिना गुजारना बहुत कठिन हो जाता है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। क्षेत्र के निवासियों ने अनेक बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, पर उनकी ओर से केवल कोरे आश्वासन ही मिले। कोरे आश्वासन यानी सिर्फ धीरज आश्वासन कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, हम भेज देते हैं आदमी जो देख लेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंतिम पैराग्राफ, अतः आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप इस समस्या के विषय में अपने पत्र में छापें ताकि इसे पढ़कर संबंधित अधिकारी सतर्क हों और अपना कर्तव्य निभाएं। उसके बाद अंत में बाएं साइड में नीचे धन्यवाद, फिर भौदीय। भौदीय इसलिए लिखेंगे क्योंकि उनके साथ आपका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, और भौदीय लिखकर नीचे फिर काल्पनिक नाम या अ, ब, स, क, ख, ग। चूंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन जब आप वास्तव में इस समस्या के समाधान हेतु जब किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे उस समय भौदीय लिखकर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, यानी जब आप विद्यार्थी हैं तभी सिर्फ आप नीचे भौदीय में अपने नाम की जगह अवश्य लिखेंगे और पता की जगह परीक्षा भवन। लेकिन जब आप विद्यार्थी नहीं रहेंगे, वास्तव में कहीं समस्या से संबंधित आपको यदि पत्र लिखना है
उस समय आप अपने घर का पूरा पता देंगे और आप अपना पूरा नीचे नाम लिखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के बाद आपका अपना जीवन शुरू होगा। उस जीवन में परीक्षा भवन और अवसर की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपके स्कूल भर के लिए ही है, यानी आपके स्कूल में ही आपकी पहचान है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, आपका सेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्कूल का जीवन समाप्त, आप इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपकी अपनी एक पहचान होगी जो आप बाहर में किसी भी संपादक के पास लिख सकते हैं। उसके बाद है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए वृक्ष सूखते जा रहे हैं। आप लोग सड़कों पर देखते हैं ना, देखते हैं बच्चे आप लोग, कि सड़क पर बीच में जो डिवाइडर होता है, कहीं कहीं वहां बीच में जाली बना कर पूरे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, देखते हो कि नहीं? हाँ, तो इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी प्रसिद्ध दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अच्छा ये बताइए, कोई कभी आप लोग सोचे हैं कि दैनिक पत्र के संपादक को ही पत्र क्यों लिखते हैं, समाचार पत्र के संपादक को ही पत्र क्यों लिखते हैं? यानी हम अपनी बात को समाचार पत्र के माध्यम से ही क्यों प्रकट करना चाहते हैं? कोई बता सकता है क्यों? बताइए। समाचार पत्र ऐसा सशक्त माध्यम है जिसे, इसकी एक तो इसकी कीमत बहुत कम होती है, 5-7 रुपए में ये समाचार पत्र मिल जाता है सबको, और हर कोई चलता फिरता व्यक्ति को भी, मान लीजिए जिसके पास, आजकल तो जियो पर भी लोग न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी तो घर घर में हो गया है, लेकिन समाचार पत्र बहुत ही सस्ता साधन है न्यूज़ समाचार जानने का। तो चलते फिरते भी लोग, जर्नी करते हुए भी, या कहीं बैठे हुए 1-2 घंटे के लिए, तो आराम से सोचते हैं कि खरीद लें और खरीद कर इसको पढ़ लें। तो समाचार के द्वारा हम जनता को बहुत आसानी से जागरूक बना सकते हैं, और कहा जाता है मास स्केल पर समाचार पत्र, सिनेमा के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, टीवी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा हम मास स्केल पर, मास स्केल का मतलब कि बहुत अधिक लोगों के बीच इस तरह की समस्याओं को प्रचारित कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग इस समस्या को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं, और इस तरह की समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसलिए तो वन विभाग द्वारा लगाए गए जो वृक्ष हैं, जगह जगह पर लगाए गए हैं सड़कों के बीच में, वो सूख रहे हैं। तो इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी प्रसिद्ध दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखें। फिर ऊपर में आपका हो जाएगा, चूंकि आप विद्यार्थी के रूप में पत्र लिख रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है? आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका पता होगा परीक्षा भवन, और नीचे लिख दीजिए पटना, परीक्षा भवन पटना। उसके बाद दिनांक लिख दिए, दिनांक के ठीक नीचे लिखे सेवा में संपादक महोदय, ठीक है। उसके बाद लिखे पटना, ये दैनिक जागरण पटना, विषय सूखते हुए वृक्षों के संबंध में, ठीक है। उसके बाद महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों तक पटना में वन विभाग द्वारा लगाए गए वृक्षों के सूखने के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। कृपया अपने पत्र में इसे उचित स्थान देकर हमें अनुग्रहित करें। वन महोत्सव बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं, चारों ओर उत्साह का माहौल है। सड़कों के किनारे हजारों पौधे लगाए गए, पौधों के चारों ओर जाल खड़े किए गए, हरियाली लाने से संबंधित नारे लिखकर लगाए गए। हम सब प्रसन्न थे कि हमारा पटना शहर हरा भरा रहेगा, परंतु यह सपना अभी से टूटने लगा है। कितने पौधे मुरझा गए हैं, उनमें अधिकतर पौधे सूखे पड़े हैं। ये सरकारी कर्मचारी तब देखरेख करते हैं जब कोई बड़ा अधिकारी या नेता आता है। उसके बाद ये वृक्षों की सुध नहीं लेते। सुध लेना के शब्द का क्या अर्थ होगा? सुध लेना का मतलब क्या होगा? वृक्षों की सुध नहीं लेते, बताइए, सुध लेना का क्या अर्थ होगा? नहीं बता सकते हैं? वृक्षों की सुध नहीं लेते यानी उनकी कोई खोज खबर, सुध लेना मतलब कोई खोज खबर नहीं रखना, उसकी देखभाल नहीं करना। मेरा वन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि इन पौधों की देखभाल
उचित प्रबंध देखभाल के लिए उचित प्रबंध किया जाए। आशा करता हूं कि अधिकारी इसे पढ़कर शीघ्रता से कार्यवाही करेंगे। ठीक है, और फिर धन्यवाद। भौदीय, अभी आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा में लिख रहे हैं, प्रश्न तो लिख देंगे नीचे क ख ग घ या अ ब स। ठीक है, समझ में आ गया पत्र? हाँ या नहीं? हाँ हाँ। तो इस तरह से अब मान लीजिए प्रश्न आपका रहता है परीक्षा में कि आपसे अपने बचत खाते की चेक बुक खो गई है, इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखिए। तो इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे किस बैंक में आपका खाता है। तो सबसे पहले अपना ऊपर में ऐसे ही परीक्षा भवन पटना, उसके बाद पटना जितना आपका है वो, उसके बाद दिनांक, उसके बाद क्या लिखेंगे किसके पास? बैंक प्रबंधक। बैंक प्रबंधक यानी सेवा में बैंक प्रबंधक, बैंक मैनेजर। उसके बाद अब मान लीजिए हमारे स्कूल में जो है आपका यूनियन बैंक हो गया, तो सेवा में बैंक प्रबंधक यूनियन बैंक, डीएवी कैंट रोड खगौल पटना। उसके बाद आपका विषय क्या हो जाएगा? बचत खाते की चेकबुक का खो जाना, यही ना आपका विषय हो जाएगा। बचत खाते की, बैंक से संबंधित बचत खाते की चेकबुक का खो जाना। उसके बाद महाशय अपना नाम बताते हुए चेक बैंक का ये अकाउंट नंबर कि मैं आपके बैंक का एक ग्राहक हूं और मेरा बैंक का अकाउंट नंबर, आपके ये संख्या, बैंक संख्या ये है, अकाउंट नंबर संख्या वो लिखेंगे। और अचानक कहीं चेकबुक मेरी जो है मुझसे गलती से कहीं छूट गई या खो गई, जो कई दिनों से ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल रही है, अतः महाशय से अनुरोध है कि मेरे लिए एक फिर से चेकबुक जारी कर दें। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और मेरे इस अकाउंट नंबर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अकाउंट नंबर से फिर चेकबुक आपको जारी होता है, मेरे इस अकाउंट नंबर को ध्यान में रखते हुए मुझे पुनः एक चेकबुक जारी की जाए ताकि मेरी परेशानी हल हो सके। उसके बाद अंत में कि महाशय आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है, और अंत में धन्यवाद और भौदीय अपना नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर परीक्षा भवन में नाम ना लिखकर अ ब स क ख ग घ। बात समझ में आई? दूसरा अथवा रहेगा। अथवा करके फिर दूसरा प्रश्न है, नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। तो ये दो में से कोई एक करना होगा, ये आपका रहेगा 5 नंबर का। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। संयोजक का क्या मतलब होता है? हाँ, संयोजक का क्या अर्थ होता है? बताओ कोई। संयोजक शब्द का क्या अर्थ? हाँ, ऑर्गेनाइजर है ना, कोऑर्डिनेटर, यानी जो आपस में तालमेल की भावना के साथ ऑर्गेनाइज करता है। यानी समारोह, जो वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन विद्यालय में, उसका देखभाल करने वाला, उसका कार्यभार संभालने वाला, उसको कहा जाता है संयोजक। तो विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। यानी आपका पद क्या हो गया? संयोजक का पद हो गया विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए। और मैंने आप लोगों को सूचना समझा दिया था ना, सूचना से संबंधित फॉर्मेट भी मैंने भेज दिया था, याद है सबको? हाँ, याद है या नहीं? कोई जवाब नहीं। सूचना से संबंधित मैंने आप लोगों को फॉर्मेट भी भेजा था, कैसे सूचना लिखी जाती है। बोल क्यों नहीं रहे हो सब? हाँ, हेलो, सूचना लेखन से संबंधित मैंने भेजा था ना? हाँ, तो उस सूचना लेखन को देखोगे, उस पर किस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है। और एक मिनट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सूचना लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर जो विषय है वो लिखेंगे। ठीक है, वो आपका 5 मार्क्स का है। फिर अथवा,
दूसरा फिर प्रश्न दिया हुआ है, विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सीखने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। यानी सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए 30 से 40 शब्दों में एक सूचना आपको तैयार करनी है। ठीक है। विद्यालय, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय के समूह द्वारा प्रस्तुत अंगहक समूह, अंगहक नाम है कोई, समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। द्वारा प्रस्तुत, जैसे एक समूह है विद्यालय में, एक नाटक का समूह है और वो समूह जो है ताजमहल नाटक के बारे में, ताजमहल नामक का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है जिसमें नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अथवा अपनी दुकान को किराए पर उठाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि परीक्षा में आप लोग जो भी सूचना लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, तो सूचना भी जो लिखना है, विज्ञापन जो बनाना है, उस विज्ञापन को आप ड्राइंग पेंटिंग भी कर सकते हैं, पेंसिल से का भी प्रयोग कर सकते हैं, कलर का भी या शेडिंग का भी, और जिनको कुछ नहीं आता है तो कम से कम अच्छे से विज्ञापन को लिख कर तैयार करेंगे। ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के लिए अगर आप कुछ डिजाइन बनाते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज आप लिखने में भी आपको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना होगा। अब मान लीजिए दुकान को किराए पर उठाना है, तो दुकान की किराए पर देना है तो उसकी विशेषताओं को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अगर आपका दुकान एक तो मेन रोड पे ना हो तो कोई व्यक्ति नहीं लेगा किराए पर, दूसरा दुकान बड़ी होनी चाहिए, उसके साथ दुकान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, दुकान में किसी ऐसी चीज, मतलब ऐसे खंडित अवस्था में ना हो कि जो किराए पर दुकान ले उसको बहुत सारा पैसा लगाना पड़े उसमें बनाने के लिए। यानी दुकान जो है वो पूरी अच्छे कंडीशन में हो, उसकी दशा अच्छी हो, उसमें कुछ भी करवाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरह से आप हवादार है, रोशनी से परिपूर्ण, कितने मंजिले पर है या ग्राउंड फ्लोर पे है, कितना बाई कितना है दुकान, तो इस तरह से आप उसके लिए एक विज्ञापन तैयार आपको करना है। यानी अपने सामान को आपको किसी को बेचना है या किराए पर देना है तो अच्छे कंडीशन और अच्छी विशेषताओं के साथ उसका वर्णन होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, मैंने दिया था आप लोगों को प्री बोर्ड में, 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखने के लिए, यदि मैं समाचार पत्र होता अथवा गंगा और मैं विषय पर लगभग एक लघु कथा। तो लघु कथा यानी कहानी, तो कहानी आप लोग, बहुत कम बच्चे जो है उसमें कहानी का पुट आ रहा है, बहुत बच्चे तो यही लिखे हैं कि मैं समाचार पत्र होता तो क्या होता, और गंगा और मैं के बारे में तो बहुत कम ही लोग लिखे हैं। समाचार पत्र होता तो ये तो आप एक तरह से लघु निबंध लिख दिए हैं, यदि आप समाचार पत्र होते तो क्या होता। इस समाचार पत्र को कथा के रूप में लिखना है, और कथा का मतलब होता है कहानी। कहानी को पढ़ने के बाद उसमें जिज्ञासा पाठकों की बनी रहे। तो कुछ बच्चे इसको समझे ही नहीं हैं। जैसे यदि मैं समाचार पत्र होता तो इसको, समाचार पत्र होता तो मैं, मेरे समाचार पत्र का मेरा नाम ये होता, और मैं सवेरे सवेरे जिस तरह से लोग उठते हैं बिस्तर से मैं भी उठता, और मशीन के द्वारा प्रिंटिंग करा के मैं भी उठता, और जिस तरह से लोग ब्रश करते हैं मैं भी ब्रश करता, और लोगों के सामने प्रस्तुत होने के लिए मैं तैयार हो जाता। सब लोग अपने सुबह सुबह अपने चेहरे पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने रूप पर ध्यान देते हैं, मैं भी शायद अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाता सुंदर तरीके से कि लोग मुझे पढ़ें, मैं आकर्षक दिखता, और इस तरह से धूल धूसरित ना होकर बड़े स्वच्छ रूप से साफ सुथरे कपड़े पहनकर मैं भी लोगों के सामने प्रस्तुत होता कि लो भाई मैं आ गया, अब मुझे पढ़ो। मैं अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए लोगों के सामने प्रस्तुत होता, कुछ सुख की बातें, कुछ दुख की बातें। अब सुख के बातों के रूप में मेरे सामने बहुत सारी देश की संभावनाएं, सरकार की संभावनाएं,
बहुत सारी विकास की बातें, इस सुखद समाचार को लिए मैं आता, और दुखद समाचार कि अभी जो है महामारी फैली हुई है, तो इस तरह से किस तरह से बचाव करना है। तो इन सारी बातों को समेटे हुए हमारे समाज में कौन कौन से अभी बीमारी से कुछ लोग की मृत्यु हो रही है, तो मैं कोशिश करता कि इस तरह की बातें सुबह सुबह आप लोगों को बताकर मैं दुखी नहीं करता, अच्छी बातें ही बताता, और इस तरह से आप लोग पढ़ने के लिए, मुझे देखने के लिए व्याकुल हो जाते। मैं बड़े सुंदर तरीके से आपके सामने आता, रंग बिरंगे विज्ञापनों के साथ मैं आपको कान में आकर धीरे से कहता कि खरीद लो, ये मेरे समाचार पत्र में दिया हुआ है, इस चीज़ को खरीद लो, बहुत सस्ते में बिक रहा है। तो इस तरह से मैं समाचार पत्र, तो ये आपको आकर्षक तरीके से लिखना है, कहानी लिखना है, लेकिन आप लोग चीज़ को नहीं समझ पाए। उसके बाद गंगा और मैं, तो गंगा के बारे में कि गंगा की स्थिति अगर खराब है, और मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, और गंगा तो मेरे बगल में ही है, मेरे घर के बगल में ही बह रही है, मेरे प्रदेश में ही बह रही है, मेरे शहर में ही बह रही है। तो किस तरह से गंगा की देखभाल करनी है, इससे संबंधित बातें जो है वो आपको बताना था कि किस तरह से गंगा की स्थिति खराब हो रही है। तो मैं भागीरथ ऋषि के शिव के जटाओं से निकली हुई मैं पृथ्वी पर आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि किस तरह से मनुष्य इसे गंदा कर रहा है।